अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज का हमारा जो टॉपिक है हेड नेक कैंसर के हवाले से हम आज बात करेंगे। डॉक्टर हिरा हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहबा? अच्छा डॉक्टर साहबा, कैंसर के हवाले से अगर बात की जाए तो हमने बहुत सारे कैंसर का नाम सुना है। आज जो आपने हमें टॉपिक दिया है, मेरे हाल से काफ़ी लोगों ने इस कैंसर के बारे में नहीं सुना होगा। थोड़ा सा डिटेल पहले इस हवाले से हम बात करते हैं। हेड एंड नेक कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें मुंह के कैंसर के बारे में बात करनी चाहिए। कराची में रहते हो, बिकॉज हम कराची के लोग हैं, कराची की पॉपुलेशन को ज़्यादा एड्रेस होगा। मुंह का कैंसर जो है वो हेड एंड नेक कैंसर की जो सारी डिवीजन है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर और एक बहुत डिफ़िकल्ट टू ट्रीट कैंसर हो जाता है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन की जो प्रेजेंटेशन है, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये कैंसर क्या है, कैसे होता है और उसकी कितनी जल्दी आपको उसकी ट्रीटमेंट का प्रोसेस अपना स्टार्ट करना चाहिए। इसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत ग्रेव कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती है। तो इसमें लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या तब्दीली आपके मुंह में आ रही है तो अब तक आप मुंह के कैंसर की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा हेड एंड नेक कैंसर में और भी बहुत से कैंसर आते हैं, जिसमें गर्दन में हलक का कैंसर, यहाँ पे थायराइड एक गुदूद पाया जाता है, उसका कैंसर, ये भी इसी हेड एंड नेक कैंसर की ही फील्ड में आता है। अच्छा, हेड एंड नेक कैंसर की फील्ड में आता है। अच्छा, क्या फील क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं अगर इस तरह का कुछ हो? क्योंकि आपको जिस तरह से पता है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हम तो सबसे पहले कोई भी तकलीफ होती है तो कोशिश करते हैं कि खुद से मेडिसिन लेके ठीक हो जाए, उसके बाद डॉक्टर जब बात बढ़ जाती है फिर डॉक्टर की तरफ जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप सिम्टम्स बता देंगी तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा, हेड एंड नेक कैंसर में इफ़ वी स्पेसिफिकली फोकस टुवर्ड्स ओरल कैंसर, मतलब मुंह का कैंसर, क्योंकि हम कराची में जो है प्रेजेंटेशन मुंह के कैंसर की ज़्यादा है। दूसरे कंट्रीज में स्पेसिफिकली पंजाब प्रोविंस में हलक के कैंसर की प्रेजेंटेशन ज़्यादा है। अच्छा। तो अगर कराची की बात करें तो हमारे यहाँ क्योंकि पान, तंबाकू, गुटखा, छालिया का यूज़ एक्सेसिव है, इसलिए मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। इवन कुछ एरियाज़ है, कुछ एथनिसिटीज़ है, उसमें ये बहुत स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि पान, तंबाकू, गुटखा, छालिया का यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो होता ये कि हमारा मुंह है, हम नॉर्मल हमारा मुंह एक गुलाबी रंग का होता है ना अंदर से, उसमें एक छाला बनता है, छोटा सा छाला। जैसे मुझे आपको महसूस क्या होगा कि आपको खाना खाते हुए जलन तकलीफ महसूस होगी, तो वो मामूली होगी, आप चलाएंगे, लेकिन वो एक नॉर्मल छाला जो रूटीन का छाला जो अमूमन बच्चों को भी एग्जाम वगैरह के स्ट्रेस से यंगस्टर्स को भी होता है, वो छाला हफ्ता से 10 दिन मैक्सिमम 12 दिन वो ठीक हो जाएगा, उसका साइज नहीं बड़ा होगा। लेकिन अब अगर एक इंसान, एक अडल्ट, इवन यंगस्टर्स, टीनेजर्स, 20s वाले भी, अर्ली 20s, लेट 20s भी नोटिस करें कि उनके मुंह में एक छाला बन रहा है, जो कि विद द पीरियड ऑफ टाइम लाइक 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक नहीं ठीक हो रहा, और इट हैज़ प्रोग्रेस टू लाइक 4 वीक्स, 10 वीक्स, देन 12 वीक्स, ये इतने अरसे में भी ठीक नहीं हुआ, और वो छाले को देख रहे कि तकलीफ हो रही है, और फिर वो अपने अगर मुंह को खुद भी शीशे में देखते रहे कि उसके साइज में इंक्रीज आ रहा है। अच्छा, साइज, हाँ, उसमें कुछ और तकलीफ बढ़ती जा रही है, उसका साइज रैपिडली बढ़ रहा है, या उनके मुंह में किसी और किस्म के धब्बे, जिसमें कि हमारा मुंह अंदर से गुलाबी होता है ना, पूरा जबान और सारा मुंह। अब अगर उस मुंह में गुलाबी पन में अगर एक ज़्यादा मज़ीद गहरा गुलाबी धब्बे बनना लगे या सफ़ेद धब्बे बनने लगे, तो भी आपको ये अलर्ट रहना चाहिए इसमें भी कि ये आपके मुंह में कोई मसला हो सकता है, या फिर आपके मुंह में एक छाला हो जो कि 2 हफ्ते के पीरियड तक भी ठीक नहीं हुआ हो, या फिर आपका मुंह खुलना आहिस्ता आहिस्ता करके बंद हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये आपने यहीं से बात ज़रूर करनी है, पर अब वो बात आपने कर दी। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे अपने आसपास कि जब मैंने उनको खाना खाते हुए देखा है तो उनका मैंने मुंह खुलने का जो बिल्कुल साइज है इतना छोटा देखा कि वो बहुत मुश्किल से निवाला अंदर करते हैं। ये क्या, इसको क्या समझा जाए? मुंह खुलना, ये जो लोग होते हैं ना जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग पीरियड के लिए छालिया खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अमूमन छालिया बचपन से शुरू हो जाती है, और अब तो ये ट्रेंड आ गया कि गुटखा भी बचपन से खानदानी चीज़ की तरह, जैसे रस्म की तरह शुरू हो गया है ना गुटखा। तो मतलब मैं तो स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी कि न्यू कराची और औरंगी टाउन तो गुटखा का हब है, कि वहीं पे गुटखा है, बन रहा है, वही खा रहे हैं और फिर उसके असरात भी वही भुगत रहे हैं। तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये जो लड़कियां अमूमन जो बहुत छालिया खाती हैं, और बच्चे जो, अब छालिया तो लड़कियों में ही ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि लड़के गुटखा ज़्यादा खाते हैं, तो उनका मुंह में, हमारे मुंह में एक नरमी होती है ना, अगर आप अपने उंगली और अंगूठी के बीच में मुंह महसूस करें, उसमें नरमी होती है, तो वो नरमी जो है ना वो ख़त्म होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। सारा जो हमारा गुलाबीपन है मुँह का वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है, और ये बैंड्स, टाइट बैंड्स बन जाते हैं। अच्छा। मरीज़ कोशिश करने के बावजूद भी ना अपने जबड़े को और अपने इन होठों को यहाँ से खोल ही नहीं सकता। आहिस्ता आहिस्ता करके ये यहाँ से लेके पीछे हलक तक ये प्रोसेस जाता है। ये सिर्फ इतने हिस्से का नहीं, ये नज़र हमें इतना आ रहा होता है, जाता ये पीछे तक है, जहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स, अमूमन जो लोग टॉन्सिल्स से नॉर्मली सब जानते हैं, उस लेवल तक जा सकता है, और पूरा मुंह मरीज़ का
सिकुड़ जाता है, वो नहीं खुल सकता। और ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आने वाले वक्त में मरीज़ को कैंसर मुंह का हो सकता है। ओहो, तो मतलब फिर वेरी क्रिटिकल साइन एंड इंडिकेटर कि आपको बहुत अलर्ट रहना है। और अगर आप छालिया खाते तो जहर तो आप ऐसे ही ले रहे हैं। जब आपको बताया जा रहा है कि इन चीज़ों से दूर रहें, केसेस डॉक्टर साहिबा कराची की बात करें, कौन से एरिया से ज़्यादा आपके पास केसेस अगर बताना चाहे? हो सकता है कि आज कुछ बातें ऐसी हों जो समझ आ जाए, वैसे समझ नहीं आती, अच्छी बात समझ नहीं आती, जब तकलीफ़ होती है और मुश्किल में हम आ जाते हैं फिर चीज़ें होती हैं कि काश ये चीज़ें ना करते। तो ये एरिया स्पेसिफिक तो है थोड़ा, इसमें न्यू कराची, औरंगी टाउन और लियारी का बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ज़्यादा खवातीन में कैंसर आपने नहीं, अब पहले होता था कि सिर्फ आदमियों को हो रहा था क्योंकि सिर्फ आदमी गुटखा खा रहे थे, लेकिन अब औरतें भी बराबर गुटखा खा रही हैं, तो औरतों को भी हो रहा है। अब यंगस्टर्स बहुत गुटखा खा रहे हैं, और यंगस्टर्स का एक प्रॉब्लम है कि जो यंग पॉपुलेशन का जो कैंसर है वो अग्रेसिव बहुत है। अच्छा। तो उनका छाला बनने से एक बहुत फुल ब्लोन ट्यूमर बनने का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। अच्छा। हाँ, और बायोप्सी कराने की हमारे पास वो एक बायोप्सी कराने से डर है, खौफ है, बायोप्सी करवाते नहीं है, वो समझते ठीक हो जाएगा, हकीमों के पास चले जाते हैं। हकीमों के पास तो हकीम भी उनको तब तक इलाज करते हैं जब तक वो इलाज के लायक होता है, जब वो इलाज के लायक नहीं होता तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं। अच्छा, अब अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो कितने % चांसेस है फर्स्ट स्टेज पे आने के कि आपकी जान बच सकती है? क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग जाते होंगे। फर्स्ट स्टेज पे आते ही नहीं है। हाँ, फर्स्ट स्टेज पे तो आते ही नहीं है, सेकंड स्टेज पे भी नहीं आते। ओह माय गॉड। एक आ गया मुश्किल से तो वो भी उसको लगता है कि अभी उसके पास चीज़ें बहुत कंट्रोल में हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता ट्रीटमेंट के लिए, और उसको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको ट्रीटमेंट से रोक रहे होते हैं। उसके फैमिली में, उसके रिलेटिव्स में, कोई उसको बायोप्सी से डरा रहा होता है, कोई इसको हकीम के पास लेके जा रहा होता है, तो ये सब चीज़ें भी बहुत होती हैं। फिर होता है लास्ट स्टेज, T3 एंड T4 स्टेज होता है, जिसमें सब हाथ उठा लेते हैं कि अब मामला हमारे हाथ से बाहर हो गया, अब काम तो ख़त्म हो चुका है, तो डॉक्टर के पास चले जाओ। फिर वो तो कितना तकलीफ दे होता है? देखिए, तकलीफ़ तो कोई भी बीमारी होती है ना, एक उंगली के दर्द से लेके कहीं का भी कैंसर हो, तकलीफ दे तो हर बीमारी है। तो छाला भी ज़ाहिर है तकलीफ होता है, क्योंकि छाला आपको खाना खाने में भी तो जलन करता है, लेकिन फिर प्रोग्रेशन के साथ आपको विद टाइम हर वक्त तकलीफ दे सकता है। उसमें से ब्लीडिंग होती है, उसमें से पस डिस्चार्ज होता है, फिर आपका माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, तो आप खाना वैसे ही कम खा सकते हैं। फिर जब हमारी कोई भी बीमारी लंबे अरसे में हो जाती है तो हमारी भूख को भी वो कम कर देते हैं, तो हमारी भूख वैसे भी कम हो जाती है, वीकनेस भी हो जाती है, और वीकनेस उसकी वजह से मज़ीद बढ़ जाती है, तो तकलीफ होती है। फिर इसका इलाज भी जैसे जैसे स्टेज प्रोग्रेस करता है बीमारी का, वैसे वैसे इलाज डिफ़िकल्ट होता जाता है। अच्छा। और मरीज़ के लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती है, बट इलाज ज़रूरी है। प्रॉब्लम इज दिस दैट यू अब हैव टू फोकस के इलाज ज़रूरी है। तो आपने डिले किया है या आपने डिले नहीं किया है, अब जल्दी प्रेजेंट किया है, बाद में प्रेजेंट किया, इलाज आपको कराना है। ट्रीटमेंट किस तरह के हैं इसके? जितना अर्ली प्रेजेंट किया ना, छोटे से छोटा छाला है, आपने प्रेजेंट किया, आपने डॉक्टर को दिखाया, बिल्कुल छोटा होगा तो उसको सीरियल फॉलोअप पे रखा जाएगा, देखा जाएगा कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ है या गैर मुज़र छाला है जो कि वक्त के साथ ठीक हो सकता है। जब उसने वो ड्यूरेशन क्रॉस कर ली, 3 महीने हो गए, नहीं ठीक हो रहा और साइज़ में रैपिडली इंक्रीज़ आ रहा है, साइज़ बढ़ता जा रहा है, तो उसके बाद बायोप्सी ज़रूरी होती है। सबसे पहले उस छाले के उसके गोश्त के टुकड़े को लिया जाता है, उसे लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराया जाता है, जिसमें ये आ जाता है कि ये जो छाला है आया ये कैंसर है या कि ये कैंसर नहीं है, उसमें पता चल जाएगा। जब ये पता चल गया कि ये कैंसर है तो उसको पूरा का पूरा निकलवाना ज़रूरी है। तो उसको पूरा निकलवाया जाता है, उसकी हम एक मेडिकल टर्म होता है सेफ मार्जिन, जिसमें कि उसके साथ कैंसर वाले टिश्यू के साथ थोड़ा सा आसपास का नॉर्मल टिश्यू भी लिया जाता है, ताकि कैंसर के कोई भी सेल्स उस जगह पे मौजूद ना रहे। अच्छा। क्योंकि अगर वो छूटेंगे तो उनमें दोबारा से ग्रो करने का चांस रहेगा और फिर वो मज़ीद अग्रेसिव होकर ग्रो करेगा, तो उस जगह से कैंसर को पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। और उसके साथ अगर स्टेज बहुत आगे का मज़ीद स्टेज बढ़ा है तो उसमें हमें गर्दन का भी ऑपरेशन इसके साथ शामिल होता है, वगैरह भी होती है। अभी जब ये हो गया, अब आपने जो निकाला है मुंह में से छाला, जहाँ से भी निकाला है, अगर वो इतना डिफेक्ट बना है कि वो उसको वहीं पे बंद किया, जैसे अगर मैं यहाँ से गाल का मुंह का कैंसर है ना, यहाँ से मैं निकाला, अब ये अगर खड्डा इतना बड़ा है कि इसको यूँ ला के बंद नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे लाके गोश्त भी रखना पड़ता है, सर्जरी। हाँ, तो ऐसे तो है नहीं कि हम ऐसे यूँ करके ज़बरदस्ती बंद कर देंगे, क्योंकि वो तो खुल जाएगा। तो हमें मज़ीद एक और सर्जरी का उसमें स्टेप होता है, इसमें प्लास्टिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी की इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर उस गैप को भरा जाता है, जिस्म का ही गोश्त लेके उसे भरा जाता है। फिर उसके बाद जब ये हीलिंग प्रोसेस हो जाता है, नेक का भी साथ में ऑपरेशन होता है इसमें। अच्छा। हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनका भी एक सर्जरी होती है। वो करने के बाद फिर पेशेंट को कीमो रेडियोथेरेपी के लिए रेफ़र किया जाता है, जिसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों शामिल हैं।
दोनों शामिल। कीमोथेरेपी तो दवाइयों से होती है, रेडियोथेरेपी शुआओं से होती है। तो बिल्कुल एरिया स्पेसिफिक रेडियोथेरेपी दी जाती है और कीमोथेरेपी भी पेशेंट को दी जाती है। पेशेंट इतना ये ऑपरेट करवाने के बाद इतना स्ट्रांग होता है कि इस थेरेपी की तरफ जाए। पेशेंट की विल पावर हो, स्ट्रांग विल होना तो बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा स्टेज अर्ली हो, T2 T3 तक हो तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे। हमने T4 ट्रीटमेंट्स के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे। जो बिल्कुल लास्ट स्टेज है उस पर भी ट्रीटमेंट होती है, रिकन्स्ट्रक्शन भी होती है, दूसरा गोश्त भी लगाया जाता है प्लास्टिक सर्जरी की तरफ से, कीमोथेरेपी भी मिलती है, रेडियोथेरेपी भी मिलती है। सारे कलेक्टिव फैक्टर्स होते हैं ना, आपको अच्छी ट्रीटमेंट तो मिल गई, फिर आपके अंदर भी इतनी हिम्मत थी, आपका फैमिली का सपोर्ट इतना था कि उन्होंने आपका इतना, क्योंकि नर्सिंग केयर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इस सब के साथ, इससे पहले नहीं, इसके दौरान और इसके बाद भी नर्सिंग केयर बहुत ज़रूरी है। आपका घर में से आपका एक ऐसा केयर टेकर हो जो आपका प्रॉपर ख्याल रखे, सफाई रखवाए, आपको मतलब पेशेंट की हिम्मत भी बंदी रहती है, उससे बातें करे, वो डिप्रेशन में ना चला जाए, क्योंकि मेजर इलनेस में डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी बहुत होते हैं। तो इसमें अगर आपका ख्याल रखता रहे तो पेशेंट बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं, और वो हमारे पास आते हैं फॉलोअप्स पे, वो बिल्कुल ठीक होते हैं, फिट एंड फाइन, गुड टू गो, वो अपनी मतलब एक अच्छी हेल्दी जिंदगी भी गुजार सकते हैं अगर आपके सारे कलेक्टिव फैक्टर्स अच्छे हो, आपकी ट्रीटमेंट भी अच्छी हो जाए, आपकी सर्जरी भी अच्छी हो जाए, फिर आपके घर वाले भी, आपका सपोर्टिव इन्वायरमेंट हो, तो बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान और ख़ासकर कराची की बात करें तो इतना बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या कहेंगे उस हवाले से? बेहतरीन ट्रीटमेंट देखिए, हर कोई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो बेहतरीन ट्रीटमेंट दे। कोई डॉक्टर भी ये नहीं चाहेगा कि वो किसी को बेहतरीन ट्रीटमेंट ना देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश हर कोई। मैं सिविल हॉस्पिटल में भी काम करती हूँ, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटेशन से लेके लास्ट स्टेज रेडियोथेरेपी तक, रेडियोथेरेपी के बाद भी वो हमारे फॉलोअप में रहे और हम उसे बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट दें। हर किसी की कोशिश होती है, लेकिन फिर पेशेंट फैक्टर्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ किसी के साथ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, क्योंकि जैसे एक रोड क्रॉस करने के बाद हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे वो अल्लाह जानता है ना। तो ऑपरेशन तो बेहोशी है, मशीन पे आपको डाला जाएगा, उस पर आप सांस लेंगे, तो फिर फैक्टर्स तो बहुत हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, और होती भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, सबके साथ, प्राइवेट सेटअप में, गवर्नमेंट सेटअप में, सब जगह कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये काम भी ना किया जाए, काम भी करते हैं, सब करते हैं, अच्छे भी रिजल्ट होते हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स भी आती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बहुत मेजर सर्जरी है। मेजर सर्जरी। कॉम्प्लिकेशन किस एज के पेशेंट आपने ज़्यादा देखे? हमारे तो अडल्ट पेशेंट ज़्यादा होते हैं, यंगस्टर्स जो होते हैं, जो अर्ली 20s वाले जो है ना लड़के, वो आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, वो कम होते हैं। 40-50 की प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। और लेट वाले 60-70 जो बहुत डिले कर चुके होते हैं और वो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे होते हैं, कि जो 60s में आते हैं, वैसी पॉपुलेशन कम होती है। सबसे ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन एडल्ट है, 45 से लेकर 55 तक के, मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। अच्छा, हाँ। रिकवर किस एज के लोग जल्दी कर लेते हैं? रिकवरी में आपको बताया ना कि जो 40-50 वाले जो पेशेंट्स हैं ना, इनका कैंसर इतना अग्रेसिव नहीं होता है। अच्छा। तो उनके पास थोड़ा टाइम फ्रेम ज़्यादा होता है टू गेट द ट्रीटमेंट एंड टू इवन लिव विद कैंसर, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग कैंसर को पहले पालते भी तो है ना, तो वो उसको अच्छे से उसके साथ भी टाइम गुजारते, फिर वो ट्रीटमेंट भी करते हैं, और फिर वो ठीक भी हो जाते हैं, और वो सही हो जाते हैं। उनके बाद रेडियोथेरेपी भी करवाते हैं, कीमोथेरेपी भी करवाते हैं, उसके बाद भी हमारे पास फॉलोअप पे आते हैं। बट ये जो यंगस्टर्स होते हैं, उनका एक प्रॉब्लम होता है, उनका कैंसर बहुत अग्रेसिव है, तो वो जितने टाइम में वो बायोप्सी के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं और हमारे पास आते हैं। प्राइवेट सेटअप का तो नहीं, मैं तो अपने गवर्नमेंट प्रैक्टिस का आपको बता सकती हूँ, तो वो इतना ज़्यादा उनका नहीं देखा हमने कि वो फिर हमारे पास ज़्यादा आए हों या फॉलो किया हो, क्योंकि वो बहुत लास्ट स्टेजेस पर ही आए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इतनी ही केयर की जाती है जितनी प्राइवेट सेक्टर में? आज आप मौजूद है तो आपको आज मौका है कि बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे, देखिए मैं तो खुद जानती हूँ, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी किए हैं, मैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें जानती हूँ, पर जो हमारे देखने वाले हैं उनके बहुत सारे सवाल आते हैं ना कि वहाँ जाओ तो एक लंबी लाइन, फिर आपको डेट दी जाती है, टाइम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा गुजर जाता है। इस हवाले से क्या कहना? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक इंसान जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाए, फिर एक दफ़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराए, तो मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप बगैर पैसे दिए वेट करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप पैसे देकर वेट करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा फिर, क्योंकि वेट आपको दोनों जगह करना पड़ेगा। वहाँ पे आप पैसे देके भी शराफत से वेट करेंगे, यहाँ पे आप बगैर पैसों के भी आपसे वेट नहीं किया जाता, तो वेट तो दोनों जगह करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ओवर सैचुरेशन है, इतना ज़्यादा मरीज़ है, इतने कम हॉस्पिटल्स है, टर्शियरी केयर सेंटर्स इतने ज़्यादा नहीं है। हमारी पेशेंट पॉपुलेशन, हमारी कराची की अगर हम बात करें स्पेसिफिक, तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन इतनी अमीर नहीं है, वो उतना प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे लोड बेहिसाब लोड है, सब पेशेंट्स को देखना, जवाब देना, समझाना, लैंग्वेज बैरियर हमें बहुत सिवियर फेस करना पड़ता है। हमें उनकी ज़बान नहीं समझ में आती, उनकी ज़बान हमें नहीं समझ में आती, उसके बावजूद उनको इतने तरीक़ों से समझाना बात को,
वी ट्राई आवर बेस्ट एंड वी ट्राई टू इस गिव आवर बीमारी का मैक्सिमम। बताना कितना मुश्किल हो जाता होगा ऐसे लोगों को, या हमारे- समझाना, ट्रीटमेंट पे लेके आना? हाँ, बायोप्सी ही नहीं करवाते लोग तो कहाँ से ट्रीटमेंट पे लेकर आएंगे। सबसे पहले तो आप जो एक पेशेंट जिसको मुंह का कैंसर होता है, इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटीरियर्स, मैं लोकल्स की बात करी जो यहाँ रहते, जो जानते हैं कि पान तंबाकू गुटखा छालिया से मुंह का कैंसर होता है और मुंह का कैंसर एक बहुत बुरी बीमारी है, उसको जानते हुए भी लोग पहले बायोप्सी नहीं करवाते। इतना टाइम उनके घर वाले बोलते कि नहीं कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, फिर हकीम बोलते कि हम ठीक कर देंगे। तो इस सब जानते हुए लोग बायोप्सी नहीं करवाते, तो फिर अब हम क्या बोले। अच्छा, अब वो शीशा और स्मोकिंग तो लोग बहुत फैशन में भी अब है ना, और शीशा तो अब फैशन में है, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या उनको भी कि ना पिए? असल में मैं इसलिए कि कुछ लोग जानने वाले अगर मुझे देख रहे हैं ना, तो वो ये कहेंगे कि भाई वो गुटखा और छालिया की बात हो रही थी तो इसकी तो बात नहीं हुई। तो शीशा मतलब शीशा दो, एक तो क्रिस्टल को भी लोग शीशा कहते हैं ना। हमारे जो सिविल में जो पेशेंट्स आते हैं ना, क्रिस्टल इज अ फॉर्म ऑफ ड्रग, वेरी डेंजरस लीथल ड्रग। वो जो शीशा, वो जो हुक्का कह रही है ना, वो तो इनहेलेशन में आता है। उसके बाद जो हलक का कैंसर होता है, हलक का कैंसर, हाँ, उसमें आपकी आवाज़ तब्दील होगी और आपकी गर्दन में बड़ी बड़ी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, फिर एक दिन आपका खाना पीना बंद हो जाएगा। क्योंकि वो तो मैंने देखा है कि लोग इतने आदी हो चुके हैं कि वो बहुत रोज फखर से घंटों पीते हैं, ना शो पिए ऑफ तो के स्टाइल में पीते हैं, जैसे कि पता नहीं बस जैसे कि घंटों वो पीते उनके हैं। पास पैसा है वही पी सकते हैं, हाँ, तो वो तो एक्सपेंसिव है। हाँ, तो वो फिर इलाज भी वही करेंगे। हाँ। अच्छा, कराची में क्या रेशो है कैंसर का अगर देखा जाए तो? अगर एक हमारे तो ओपीडी में अगर देखा जाए ना, रोज के पेशेंट अगर एक रोज का पेशेंट देखा जाए तो रोज के 10 ओरल सीए के पेशेंट है, और वो भी ऐसे नहीं कि अर्ली, वो लास्ट स्टेज के होते हैं। लास्ट। अच्छा, वजूहात एक तो हम कहते हैं अवेयरनेस नहीं है, दूसरी चीज़ अवेयरनेस तो है। हाँ, नहीं हम लोग जैसे हमारी सोच होती है कि हम यही कहते हैं कि इतना पता मरीज को भी पता होता है। हाँ, मरीज को पता होता है कि वो पान खाता है, गुटखा खाता है, वो गुटखा रख के रात को सोता है, मुंह में गुटखा रख के भी सोते हैं, ये भी बात है, वो कॉन्स्टेंटली स्लो निकलता रहता है ना। हाँ, मरीज को सब पता है गुटखे से क्या होता है, वो फिर भी जानते बूझते खाता है। फिर जब उसको छाला होता है उसको तब भी पता होता है कि इसको छाला हुआ है और ये कैंसर का छाला हो सकता है, उसके बावजूद वो डॉक्टर को नहीं दिखाता है। वो डिनाइल में होते हैं। हर बीमारी का एक ये स्टेजेस भी होते हैं, डिनाइल भी बहुत है। पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो उनके मुंह में अच्छा खासा कैंसर होता है, कहते हैं कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ट्यूब दो, कुछ भी नहीं है, ट्यूब दो जिससे ये ठीक हो जाए। तो हम उनको समझाते हैं कि प्लीज़ आप इसकी बायोप्सी करवाओ, प्लीज़ अभी ये कंट्रोल में है, आप इसकी ट्रीटमेंट करवाओ, आओ आप रोज़ आओ। तो वो कहते हैं नहीं है ही नहीं कुछ भी, कुछ है ही नहीं, मसला ही नहीं, ट्यूब दे दो बस जिससे ये ठीक हो जाए। तो ये मसला ही हमारा तो चल रहा है कि हम पेशेंट्स को अभी यही समझाने में लगे हुए हैं कि डिनाइल में ना रहे ना। जितना जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि आपको कोई मसला है, तभी आप उसकी ट्रीटमेंट करवा सकेंगे। अच्छा, जो पान गुटखा छालिया मावा कोई भी किसी भी किस्म का नशा नहीं करते पर जेनेटिक है, फैमिली से है, हो सकता है फैमिली में अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ कैंसर, लेकिन उसमें दूसरे कैंसर्स होते हैं जिसमें फैमिली ब्रेस्ट कैंसर इज फैमिली हिस्ट्री से होता है, जो कि बहुत ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट है फैमिली हिस्ट्री। इस तरह बोन के कुछ कैंसर्स होते हैं, थायराइड के कैंसर्स होते हैं, ये ऐसे कैंसर हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद रेडिएशन हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, हमारी डाइट के बारे में भी ऐसे कहते हैं। लेकिन ओरल कैंसर के बारे में अगर हम मुंह के कैंसर की बात करें तो उसमें पान तंबाकू गुटखा छाली सबसे बड़ी एटियोलॉजी है। लास्ट में हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें? लास्ट में मैं सिर्फ यही मैसेज दूंगी, ख़ास तौर पे लड़कियों को जो छालियाँ खाती हैं और वो समझती है कि वो उनको अनीमिक होने में बहुत शो ऑफ करती है कि वो अनीमिक है और खून की बहुत कमी है और वो छालियाँ भी खाती है, तो प्लीज़ डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। यू आर प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर समथिंग वेरी बैड। मुँह में छाला हो रहा है, आप उसको देखें, उसको ध्यान दें, आप छालिया तंबाकू गुटखा खाना छोड़ दें, इस मार्केट को ख़त्म कर दें। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लेके आई। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। आज के टॉपिक पे हमने जो बात की, यकीनन आप तक ये तमाम डिटेल पहुंच चुकी है और जिन चीज़ों के हवाले से बात की कि ये चीज़ें जो हैं ये आपकी सेहत को डैमेज करें, एक ऐसी खौफनाक ख़तरनाक बीमारी की तरफ आप जा सकते हैं सिर्फ इन चीज़ों का इस्तेमाल करके। ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने पैसे दे के ख़रीदते हैं और ये बीमारी आपके पास ऐसे ही नहीं आती, ये आप खुद ख़रीद के लेके आते हैं। आज भी वक्त है, आज भी ये शो आपने देखा, जो लोग खा रहे हैं और बचे हुए अभी तक, तो कोशिश करें कि कल से ना खाएं और अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।